मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जैसा कि आप लोगों को भूगोल में पार्ट 4 कृषि के बारे में समझा रहे थे, आज हम उसी के आगे का आपको पुनः बताने का प्रयास करेंगे, जिससे सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से और सावधानी पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। जिन बच्चों को न समझ में आए वो कमेंट्स के माध्यम से हमें अवगत जरूर कराएंगे। और आप लोगों को एक विशेष सूचना है कि आपका जो मासिक टेस्ट है उसकी डेट घोषित कर दी गई है और आपको सूचना भी भेज दी गई है। सारे विषयों का लगभग सिलेबस भी आप लोगों को भेजा जा रहा है और हमने भी आपको कल भेज दिया है, जो अपनी साइट में जाकर के सभी बच्चे उस सिलेबस को जरूर देखेंगे और उसे के माध्यम से तैयारी करने का प्रयास करेंगे। आज हम आप लोगों को भूगोल में पार्ट 4 कृषि से संबंधित भूदान आंदोलन के बारे में बताने जा रहे हैं। भूदान आंदोलन का संचालन किसने किया और क्यों किया, इसके बारे में सभी बच्चे अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। भूदान आंदोलन, ये भूदान आंदोलन क्या होता है इसके बारे में आप लोग समझिए। गांधी जी की ग्राम स्वराज के विचार से प्रभावित विनोबा भावे ने गांधी जी के मरणोपरांत उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए लगभग पूरे देश की पग यात्रा की। मतलब आपका एक चीज पढ़ निकल के आ गया, इस आंदोलन का संचालन किसने किया था? विनोबा भावे ने। विनोबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरूर। विनोबा भावे, इस आंदोलन का संचालन किसने किया था? विनोबा भावे ने। क्यों किया था? क्योंकि गांधी जी की जब डेथ हो गई तो उनके कार्य को, उनके संदेश को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का संचालन किया। इस आंदोलन के दौरान जब वे आंध्र प्रदेश के गांव पोचमपल्ली पहुंचकर वहां भाषण दे रहे थे, उसी समय कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। भावे जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए जमीन उपलब्ध करा सकते हैं। इसी समय श्री रामचंद्र रेहड़ी नामक धनवान किसान ने अपनी 80 एकड़ भूमि 80 किसानों को देने की पेशकश की। अब देखिए 80 एकड़ भूमि, जो जमींदार था कौन? श्री रामचंद्र रेड्डी। ये श्री रामचंद्र रेड्डी की जमीन थी, जिन्होंने इनके मतलब विनोबा भावे के इस विचार से संतुष्ट होकर के उन्होंने अपनी जमीन का 80 एकड़ भूमि तत्काल गरीब जनता को दान में देने की घोषणा कर दी। बड़े जमींदारों ने उनके विचारों में प्रभावित होकर अपने कई गांव भूमिहीनों में बांटने की पेशकश की, जिसे ग्राम दान के नाम से जाना जाता है। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान आंदोलन को भारत में रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब आप देखिए, इस आंदोलन के माध्यम से भूदान, ग्राम दान, इस आंदोलन के प्रभाव से वहां के जो धनवान व्यक्ति थे उन्होंने अपनी
जमीन का कुछ हिस्सा या कुछ गांव गरीबों में दान देने की योजना बनाई। उनमें से भूदान, भूदान मतलब भूमि का दान करना, ग्राम दान गांवों का दान देना, ये सब प्रभाव किसका था? विनोबा भावे के भूदान आंदोलन का प्रभाव था। भूदान आंदोलन को एक और नाम से जाना जाता है जो सारे बच्चे याद रखेंगे, इसे रक्तहीन क्रांति, इसे रक्तहीन क्रांति, इसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। रक्तहीन क्रांति का क्या मतलब है? रक्तहीन क्रांति का मतलब होता है जिस क्रांति में रक्त की एक बूंद भी न गिरे उसे ही कहते हैं रक्तहीन क्रांति। मतलब किसी भी तरीके का इस आंदोलन में किसी भी तरीके की जानहानि नहीं। क्लियर? आगे हम बढ़ते हैं इसी के आगे। ये क्लियर हो गया? आगे हम लेते हैं कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या योगदान है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ ले। भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा यहाँ की 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी तो कृषि को ही भारत की आत्मा मानते थे। महात्मा गांधी जी कृषि को आत्मा। अब ये प्रश्न आ जाए कि कृषि को आत्मा कौन मानते थे? तो ये है गांधी जी। कौन मानते थे? गांधी जी। गांधी जी कृषि को ही अपनी आत्मा मानते थे। और इसका महत्व क्या है? कृषि राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। 2010-11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार तथा आजीविका की साधन थी। अधिकांश लोगों को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। आज भी है, कृषि ही हमारे देश का मूल आधार है, जो कि हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कृषि पर आधारित है और कच्चा माल हमें कृषि के द्वारा से ही उपलब्ध होता है। चावल उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक देश है। तिलहन उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। इसका कहने का मतलब यह है कि कृषि के माध्यम से हमारी पहचान पूरे विश्व में हमारी कृषि जानी जाती है और हमारा उत्पादन कई एक ऐसे फसल हैं जो कि विश्व में नंबर 1 पर है। और कुछ हैं जैसे आपका उदाहरण अभी बताया गया, चावल है और गन्ना है जो कि विश्व में दूसरे स्थान पर भी है। इसी से संबंधित कुछ हम आप लोगों को और फसलों के बारे में बता दें। जैसे गन्ना, गन्ना यह भारत का मूल पौधा है। गन्ना उत्पादन में भारत का ब्राजील के बाद दूसरा स्थान है। ये हमारे देश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है भारत का गन्ना उत्पादन में। ये स्थान विश्व में है। विश्व में हमारे देश में गन्ना उत्पादन का द्वितीय स्थान है। गन्ना को व्यापारिक फसल भी कहते हैं। गन्ना क्या उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं। गन्ना उपोष्णकटिबंध का पौधा है। इसमें 21 अंश सेंटीग्रेड से 27 अंश सेंटीग्रेड तापमान और 60 से 100 सेंटीमीटर यानी 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा का होना अनिवार्य है। गन्ने की खेती के लिए 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा का होना अनिवार्य है। और
इसमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता है। इसमें एक और विशेषता है इनमें अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। श्रम से ही श्रमिक बनना है, अधिक श्रमिक की आवश्यकता होती है। इसमें कुछ उत्पादक क्षेत्र हैं, इसमें कुछ उत्पादक क्षेत्र हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा आदि मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो ये आपको याद रखना है। गन्ने के उत्पादन विश्व में भारत दूसरे स्थान पर है। इसके लिए 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसमें अधिक श्रमिक की आवश्यकता होती है। उत्पादक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। इसी में हम आप लोगों को कपास के बारे में थोड़ा सा बता दें। कपास भी एक व्यापारिक फसल है। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास का मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। तृतीय स्थान है किसका? भारत का। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान। ये याद रखना है पहली चीज। और इसमें हम भौगोलिक दशाएं इसकी हैं। कपास उष्णकटिबंधीय का पौधा है। इसके लिए 20 से 30 सेंटीग्रेड तापमान और 60 से 100 सेंटीमीटर, इसमें 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता, इसकी आवश्यकता होती है, वर्षा की आवश्यकता होती है। और इसमें सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है, मिट्टी काली मिट्टी, काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है तथा सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कपास तैयार होने में लगभग 6 से 8 महीने, कपास को इसको तैयार होने में 6 से 8 माह या 210 दिन का समय लगता है। इसमें उत्पादक क्षेत्र जो है, उत्पादक क्षेत्र है प्रमुख आपके महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब आदि। तो इसमें सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि कपास का विश्व में हमारे देश का तृतीय स्थान है। कपास के लिए 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसमें काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तैयार होने में इस फसल को 6 से 8 माह या 210 दिन की लगते हैं। उत्पादक क्षेत्र है महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब आदि। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो सभी बच्चे इन बिंदुओं को अच्छे से
देखा करें और अपने कॉपी में जरूर इनको मेन पॉइंट को लिखा करें। आज का होमवर्क आपका रहेगा इसी पाठ का प्रश्न नंबर 1। धन्यवाद।